आ गए आप। स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो है क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस है चैप्टर 6 की। चैप्टर के वीडियो के लिए आप वीडियो को उतना स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 12th क्लास स्टूडेंट हैं और आप भी बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए है। हमने उठाया जिम्मा आपके बोर्ड के एग्जाम में 95+ स्कोर करवाने का, जिसके लिए हमने करी है तैयारी। सबसे पहले हम वीडियो ला रहे हैं आपके हर एक चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए। देन उसके बाद हम वीडियोस लाएंगे हर एक चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। देन उसके बाद हम वीडियो लाएंगे आपको सीबीएसई बोर्ड की तरफ से मिले हुए सपोर्ट मटेरियल के हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाते हैं। देन उसके बाद हम वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए हर एक चैप्टर से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेट्स को और उनको कैसे याद रखें, कैसे आपको पेपर में अटेंड करना है ताकि आप ला सकें अपने बोर्ड के एग्जाम में 95+ मार्क्स। तो इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, बोर्ड के एग्जाम में 95 मार्क्स लाने के लिए आपको करना क्या है, आपको कर लेना हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जैसे करें हम वीडियो अपलोड आपको मिल जाए नोटिफिकेशन, आप देख पाए वीडियो को और ला सके अपने बोर्ड के एग्जाम में 95+ मार्क्स। सो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर की वीडियो को। अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दुनिया में वैसे तो ना जाने कितने ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, पर आपका ये चैप्टर इर्द गिर्द घूमता है सिर्फ एक ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन के, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। और ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पूरी कहानी की शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध से। जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चलता है और खत्म होता है, तो उसके बाद दुनिया के दोस्त ये सोचना चालू करते हैं कि भाई युद्ध से मिला क्या, सिर्फ तबाही, सिर्फ बर्बादी। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जहां पे अगर दो राष्ट्रों के बीच में आखिर किसी बात को भी लेकर अगर मतभेद है तो उसे बातों से सुलझाया जाए, युद्ध से नहीं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 1920 में स्थापना हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। लेकिन क्या यह अपने उद्देश्य में सफल हो सका? नहीं, हम सब जानते हैं। उसके बावजूद भी दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और वो हुआ 1939 से 45 तक। अब लीग ऑफ नेशंस तो अपना काम नहीं कर पाया, खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद फिर ये ख्याल आया, और इस बार फिर से पहले से बेहतर तरीके से, पहले से ज्यादा मजबूत तरीके से 24 अक्टूबर 1945 के दिन स्थापना हुई संयुक्त राष्ट्र संघ की। और अब की बार इसकी स्थापना में शामिल हुए 51 देश। तो आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, और इसकी स्थापना करने में शामिल थे 51 देश। इसकी स्थापना के जस्ट 6 दिन बाद, यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को ही भारत ने भी इसकी सदस्यता ले ली। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि जब इसकी स्थापना हुई, उसके जस्ट 6 दिन बाद ही भारत भी इसका सदस्य बन गया। और हर साल 24 अक्टूबर के दिन यूएन डे बनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस भी बनाया जाता है। ये भी एक आप जनरल नॉलेज के अपने पास याद रख सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ और बातें जो आप इसके थ्रू में याद रखेंगे वो ये है कि जब इसको बनाया गया तब इसमें 51 देश थे, लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो अब इसमें दुनिया के 193 देश सदस्य हैं। और 2013 में जो आखिरी देश इसका सदस्य बना वो था दक्षिणी सूडान, यानी कि 193 देश अगर पूछा जाए तो वो है दक्षिणी सूडान। अब इसकी बनावट के बारे में कुछ और बहुत सारी बातें हैं जो देखते चलते हैं। वो ये है कि इसके अंदर 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। इसमें शामिल है अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। और 10 अस्थायी जो हैं वो बदलते रहते हैं हर 2 साल बाद। तो आपको ये भी याद रखना है। तो हर 2 साल के बाद ये जो अस्थायी सदस्य हैं वो बदले जाते रहते हैं, लेकिन जो स्थायी सदस्य हैं ये 5 वो कभी बदले नहीं जाते। और इन 5 स्थायी सदस्यों के पास
एक स्पेशल पावर है जो बाकी किसी के पास नहीं है, उसे कहा जाता है वीटो पावर। हिंदी में इसको कह सकते हो आप निषेधाधिकार। अब ये पावर क्या है? मान लीजिए किसी मुद्दे पे लेकर पूरी दुनिया में बहस चल रही है और उसके बाद पूरी दुनिया के हर एक जो भी देश है, 193 देश हैं, इन सभी को एक एक वोट डालने का अधिकार है। सभी ने इस पे वोट डाला, पक्ष में और विपक्ष ने। मान लीजिए सबने पक्ष में वोट डाला, लेकिन अगर इन 5 में से कोई एक भी इस बात से नकार गया ना, तो वो बात नहीं मानी जाएगी, उसको लागू नहीं किया जाएगा। तो समझ में आई ना, ये पावर है ना कमाल की, कि अगर एक ने भी मना कर दिया, बाकी 4 राजी हैं, बाकी के 193 में से बाकी के सारे राजी हैं, पर एक ने भी अगर इनमें से किसी ने मना कर दी तो उसे नहीं माना जाएगा। इसीलिए इनके पास जो पावर है उसे कहा जाता है वीटो पावर, निषेधाधिकार। उसके अलावा और आपको क्या याद रखना है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ में एक महासचिव होता है, ठीक है। सो महासचिव वर्तमान समय में अगर आपको याद रखना है वो है एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है। और इससे पहले जो है वो बान की मून थे, उससे पहले कॉफी अन्नान थे, और ऐसे करके कई हैं, जब से बना है तब से बदलते रहे। लेकिन 2017 से, वर्ष 2017 से एंटोनियो गुटेरस इसके महासचिव हैं। उसके अलावा इस संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग और भी हैं। अब यहाँ पे जगह नहीं बची तो इसके बाद हम आपको समझाते हैं। तो अब ये है बेसिक सी जानकारी जो आपको याद रखनी है कि ये कब बना, भारत इसमें कब शामिल हुआ, कितने देशों ने इसको बनाया, अब इसमें कितने देश हैं और आखिरी देश कौन सा शामिल हुआ, इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। एक चीज और याद रखिए कि पहले इसके सदस्यों की संख्या 11 हुआ करती थी, 5 ये और 6 ये हो गए। पहले इसके सदस्य 11 हुआ करते थे, लेकिन वर्ष 1965 में इन्हें 11 से बढ़ाकर 15 कर दिया गया। यानी कि अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये 5 तो नहीं बढ़े, ऑब्वियसली सी बात है, उसमें बढ़ाएगा। बढ़ाए क्यों गए? क्योंकि सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी, देश जो इसमें मेंबर थे उनकी संख्या बढ़ने लगी, तो उनकी नुमाइंदगी करने वाले देशों की संख्या भी बढ़ानी है। तो इनमें तो कोई बदलाव नहीं हुए, पर इनमें क्यों नहीं हुए और क्या अब बदलाव होने की संभावना है, तो उसको जरा भी समझेंगे थोड़ी देर में। पर फिलहाल अभी ये देखिए कि पहले 11 थे, 1965 में 11 से बढ़कर के भी 15 हो चुके हैं, ठीक है, कुल मिला के। तो ये है एक बेसिक सी जानकारी जो आपको याद रखनी है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। जैसे ही कुछ भी बनता है तो आपको कम से कम ये एक बेसिक सा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, उसका उत्तराधिकारी कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ को। यूं समझ लो वो पापा हैं, ये उनके बच्चा जी हैं, ठीक है। सो ये है बेसिक से। अब आगे बढ़ते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ को ऊपर से जानने के बाद अब समझना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर रहते हैं 6 अंग। 6 अंग के नाम यहाँ पर है। सबसे पहला है सुरक्षा परिषद, जिसके अंदर है टोटल 15, जो 5 और 10 यहाँ पे लिखे, 5 स्थायी हैं और 15 अस्थायी है। इसका काम है सुरक्षा, विश्व में शांति बनाए रखना, युद्ध को कम करना, जो कि हम जानकर आए हैं वही है। दूसरा है महासभा, जो है 193 देश, यानी जितने देश हैं सभी को, यहाँ पर हर साल सभाएं होती हैं, लोग आते हैं, अपने अपने भाषण देते हैं। लोग का मतलब देश आते हैं, अपनी अपनी जो है विचार रखते हैं, दुनिया में किस प्रकार के बदलाव होने चाहिए, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या विचार है, तो इस प्रकार से। उसके बाद है न्यायशीता परिषद, इसमें सदस्य 14 हैं, लेकिन 1994 से स्थगित पड़ा है, अब ये यूज में नहीं है। इसका काम भी क्या था? इसका वही काम है जो अब आर्थिक और सामाजिक परिषद कर रहा है। उसके अलावा अगला है सचिवालय। सचिवालय यानी मेन जगह जहां पर काम करते हैं महासचिव और अन्य कर्मचारी। तो ये अच्छा, एक चीज और कि ऊपर के जितने भी ये 5 नजर आ रहे हैं, इन सभी के मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में ही है। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये रिपोर्ट्स बनाता है, चाहे वो पैसे से संबंधित हो, चाहे वो सामाजिक से, मतलब रिपोर्ट बनाता है और पर महासभा तक लेके जाता है। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये 2 देशों के बीच के सीमा विवाद हो या उनके किसी मुद्दे पर जो आपसी झगड़े हों, उस पर फैसला सुनाते हैं, उस पर कार्यवाही करते हैं, और इसमें आते हैं 15 न्यायाधीश, याद रखना है। और इसका जो मुख्यालय है वो हैग यानी नीदरलैंड में है। तो ऊपर के जितने भी हैं सभी का जो है न्यूयॉर्क में स्थित है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जहां 15 न्यायाधीश मौजूद हैं, ये है हैग यानी नीदरलैंड में। तो ये हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग और उनकी बेसिक सी जानकारी जो आपको बस ऐसे दिमाग में रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों को समझने के बाद अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर काम करने वाली बहुत सारी एजेंसियां हैं, जैसे कुछ के नाम आपने सुने भी होंगे, जैसे WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, यूनेस्को, UNEP, UNDP, UNHRC, ऐसे करके कई सारे आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। पेपरों में बस इनके आपको फुल फॉर्म फिलहाल अभी याद रखने हैं, ज़्यादा डिटेल नॉलेज की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बस इनके फुल फॉर्म या इनसे रिलेटेड ये कब बना या इसमें कितने सदस्य देश हैं, कुछ ऐसी बेसिक सी जानकारी आपसे पूछी जाती है, तो आप उसको वहाँ पर देख करके याद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इनको जब लाइन टू लाइन वीडियोज़ लेकर आएंगे तो हम आपको इसको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। फिलहाल अभी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद
जब तक शीत युद्ध चल रहा था तब तक तो संयुक्त राष्ट्र संघ काम कर रहा था कि दुनिया को विश्व युद्ध से बचाया जाए, विश्व युद्ध ना होने दे। लेकिन जैसे शीत युद्ध खत्म हो गया तो अब सवाल उठने लगे कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या करना चाहिए। तो बात हुई कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलाव होने चाहिए। तो बदलाव के अंदर दो प्रकार के बदलावों की बात आई। एक आई इसके क्षेत्राधिकार की बदलाव और दूसरी आई इसकी ढांचागत बदलाव की मांग। ढांचागत यानी कि इसकी बनावट में बदलाव की मांग। अब ये दोनों प्रकार के बदलाव के जो है सुझाव आने लगे। अब उस वक्त 1990 के अंतिम दशकों के दौरान जब कोफी अन्नान इनके महासचिव होते थे तो उन्होंने ये काम सौंपा कुछ लोग कि भाई पता कीजिए आखिर इसमें किस प्रकार के बदलाव की बात है। तो क्षेत्राधिकार यानी जिन चीजों के लिए अब वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ को काम करना चाहिए, और ढांचागत यानी बनावट की कि जो इसकी बनावट है जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य आते हैं कि इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि विश्व की बेहतर नुमाइंदगी हो सके और सभी देशों को लगे कि हाँ हमारा भी इसमें कुछ वजूद है। तो पहले समझते हैं क्षेत्राधिकार वाले को। जब तक शीत युद्ध चल रहा था तो विश्व युद्ध रोकना था, लेकिन उसके बाद जब विश्व युद्ध जैसे खतरे खत्म हो गए तो अब कहा जाने लगा भाई अब ऐसे काम करने चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ को, या ऐसे मुद्दों पर काम करना चाहिए जो किसी एक देश के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरा है। तो अब संपूर्ण विश्व, संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरा क्या चीजें हैं? तो सबसे पहला ही शब्द उठकर आता है आतंकवाद, संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरा है। महामारियां जैसे कि कई सारे फ्लू हैं, HIV एड्स है, अभी कोरोना फैला हुआ है। सो ये क्या है? ये एक कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो किसी एक देश की सीमाओं में बंधी हुई नहीं है, ये पूरे दुनिया के लिए, और इस पर कोई एक देश अकेला कुछ कर नहीं सकता। तो अब यहां पर जरूरत है संयुक्त राष्ट्र संघ को आगे आने की, सभी देशों को एकत्रित करने की और इस दिशा में आगे बढ़ने की। तो कुछ जो चीजें आपको याद रखनी है कि अब इसके जो क्षेत्राधिकार हैं उसमें किस प्रकार के बदलावों की बात की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि अब इनको आतंकवाद, महामारी, मानवाधिकार, ठीक है, निर्धनता, उसके अलावा निरक्षरता, उसके अलावा जितनी भी चीजें आप इसमें ऐड करना चाहें, मुझे देख रहा हूँ अभी एकदम से जब बोलने लग जाओ ना तो वैसे याद रहेंगी, पर अभी लिखवाने के टाइम पे थोड़ा सा डाउन होता चला जाता है। उसके अलावा और जो भी आप इसमें ऐड करते हो वो खतरे जो सिर्फ किसी देश की सीमा में बंधे हुए नहीं है, सभी के लिए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट याद आया, देखो वैश्विक ताप वृद्धि, ये एक ऐसा खतरा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हो। ओके, सो ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनको इन दिशाओं में काम करना चाहिए। अब बात करते हैं बनावट की। तो कोफी अन्नान ने जब काम पे लगाया भाई लोगों को पता करो भाई मतलब किस प्रकार के बदलाव है, तो ये हुआ। अब ये बात होनी कि भाई इसमें जब नया सदस्य जोड़ा जाए, यानी कि इसकी अगर संख्या बढ़ाई जाए तो उस देश के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ बेसिक सी बातें थी, वो ये था कि एक बड़ी आबादी वाला देश हो, ठीक है। दूसरा कि लोकतंत्र हो, ठीक है। तीसरा वो UN जो है संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अंदर उसकी हिस्सेदारी अच्छी हो, यानी उसके शांति और जो भी वो चलाता है अभियान उसके अंदर उसका योगदान हो। तो UN की हिस्सेदारी में, अभियानों में उसका योगदान हो। उसके अलावा क्या हो, उसका जो क्षेत्रीय, जो भौगोलिक रूप से वो खास हो, उसकी भौगोलिकता जो हो वो अच्छी हो। भौगोलिकता की बात करें कि मतलब वो आसपास के देश में भी उसकी कुछ वैल्यू हो, भौगोलिकता के हिसाब से बड़ा देश हो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के जो मेजरमेंट निकले कि भाई आसपास के देशों में भी उसका कुछ दबदबा हो, उसकी कुछ वैल्यू हो, वो लोकतंत्र हो, बड़ी आबादी वाला देश हो, आर्थिक रूप से वृद्धि कर रहा हो, यानी आर्थिक ताकत बनके उभर रहा हो, ठीक। तो कुछ जो भी पॉइंट बने वो सारे के सारे पॉइंट जो हैं भारत पे आगे सटीक बैठते हैं। यानी भारत जो है वो प्रबल दावेदारी रखता है कि स्थायी सदस्यों की संख्या अगर बढ़ाई जाए तो भारत को उसमें शामिल किया जाए। लेकिन फिर यहां पर एक पॉइंट उठता है कि अगर भारत को स्थायी सदस्यता की बात उठी
तो फिर दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका के कुछ देश, ऑस्ट्रेलिया और भी कई ऐसे देश उठ करके सामने आने लगेंगे कि जिनको भी इसमें स्थायी सदस्यता देना जरूरी हो जाएगा। और फिर हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो वैल्यू है उसमें कुछ फर्क आ जाए। साथ साथ दूसरी बात यह है कि भारत को इसमें स्थायी सदस्यता मिले, इसमें सबसे ज्यादा अड़ंगा जो है वो चाइना आके खड़ा हो जाता है कि चाइना नहीं चाहता कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर स्थायी सदस्यता मिले। दूसरी एक दो बात और भी आ जाती है कि भारत और पाकिस्तान का जो विवाद है वो भी यहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है कि भौगोलिकता से एक नहीं है, इनका जो पूरा भौगोलिक आसपास है वहां पर एकता नहीं है। तो इस कारण हो सकता है कि भाई इसको जब ये इतनी बड़ी जो है ओहदा मिल जाए तो उसका वो गलत इस्तेमाल कर सकता है। कुछ इस टाइप की बातें उठती हैं, तो उसको आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं बेसिकली। बट आपको जो याद रखना है कि भाई जब ये कहा जाने लगा कि स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए तो किस प्रकार के सुझाव दिए कि भाई कैसे देशों को इसमें शामिल किया जाएगा, तो आप मोटी मोटा याद रख सकते हैं। आर्थिक रूप से उभरता हुआ देश हो, बड़ी आबादी वाला देश हो, लोकतंत्र वाला देश हो, संयुक्त राष्ट्र संघ की योजनाओं में, उनके कार्यक्रमों में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता हो। ऐसे पॉइंट आप इसमें एक दो और जोड़ के अगर जो याद रख सकते हैं वो भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है दो प्रकार के बदलावों की मांग की गई और साथ साथ किस प्रकार के देश को इसमें अब स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए वो भी याद रखना है। तो ओवरऑल पूरा चैप्टर में यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी आप आराम से पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। बाकी लाइन टू लाइन जो वीडियो आएगी तो बहुत अच्छे से। हाँ, उसके अलावा कुछ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो काम करते हैं संयुक्त राष्ट्र के अंदर, जिनमें आता है IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी आता है, HRW भी आता है, ह्यूमन राइट्स वॉच भी आता है। और ऐसे आपकी बुक में साइड में जगह जगह से आपको बॉक्स मिल जाएंगे, वहां जाकर आप उनके बारे में बेसिक सी जानकारी पढ़ सकते हैं। सो यही था आज की वीडियो में और इस चैप्टर के अंदर। सो होप सो कि वीडियो आपको पसंद और समझ दोनों आई होगी। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो करना है लाइक, जैसा आपको लगा अच्छा बुरा कुछ सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बता के जाना, और वीडियो कर देना शेयर अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब से के लिए नमस्कार।